लोग जिस किताब पे बात कर रहे हैं वो मार्च महीने के दूसरे पखवाड़े में आई है, मीडिया के मानचित्र। अरविंद दास ने ये किताब लिखी है, अनुज्ञा प्रकाशन से किताब आई है, अधिक महंगी नहीं है, 250 इसमें लिखा है, ऑनलाइन मंगाने पे कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है। अरविंद दा मेरे वरिष्ठ रहे हैं जेएनयू में। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग दूसरे के संपर्क में आए और मेरे पीएचडी में इनकी किताबों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। खासकर इनकी जो पहली किताब थी हिंदी में समाचार, उस किताब ने एक बहुत दिशा निर्देश दिया मुझे अपनी पीएचडी की रूपरेखा को डिजाइन करने में। उसके बाद उनकी दूसरी किताब आई थी बेखुदी में खुदा शहर, वो भी एक बहुत अच्छी किताब है, पढ़ी जानी चाहिए। और तीसरी किताब है उनकी मीडिया में मानचित्र, अंग्रेजी में उनकी एक और किताब है, हिंदी में इनकी तीसरी किताब है। तो इस किताब पे बातचीत शुरू करते हैं। किसी भी लेखक से किताब पे जो पहली बार सवाल यही होता है कि आप चूंकि मीडिया में काम भी कर रहे हैं, विभिन्न अखबारों में, प्रभात खबर, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता में आप रेगुलर लिखते भी रहते हैं, तो ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि मीडिया का मानचित्र खींचा जाए और इस किताब की रचना प्रक्रिया का किस तरीके से चली? तो मेरा पहला यही दो सवाल है। शुक्रिया प्रशांत, बातचीत का मौका देने के लिए मुझे। अच्छा सवाल है। देखिए, जैसा कि आपने कहा, मेरी ट्रेनिंग जो थी वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता में थी। तो 2001-2002 में जब मैं वहां स्टूडेंट था, तो फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में इंटर्नशिप किया था और फिर उसके बाद लेकिन मैं जेएनयू आ गया आप ही की तरह। वहां से मैंने एमफिल और पीएचडी किया। पीएचडी का काम मेरा पत्रकारिता पे भी था। जो ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण के बाद जो बदलाव आए हिंदी अखबारों में, उसे मैंने नवभारत टाइम्स कोई केस स्टडी बनाते हुए काम किया था। तो मेरी बैकग्राउंड जो रही दोनों तरफ की रही, तो प्रैक्टिस के रूप में पत्रकारिता से और एक रिसर्च के रूप में जो है मीडिया के अंदर बाहर जो चीजें चल रही है उसे एक सम्यक, एक विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने की बात। तो मुझे ये लगता है, आपने गौर किया कि मीडिया जो है हमारे ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है हमारे जीवन का एक तरह से जो है अभिन्न अंग बन गया है। हम चर्चा तो करते हैं उसकी, ऑनलाइन में देखेंगे, बहस होती है, लेकिन एक ठहर के सोचने विचारने के लिए स्पेस अभी भी हमारे यहाँ नहीं बन पाया है। रॉबिन जाफरी की किताब आई थी जब हम पढ़ रहे थे पत्रकारिता आईएमसी में, उससे 1-2 साल पहले रॉबिन जाफरी की किताब आई थी, लैंग्वेज न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन करके। तो वो उनका जो काम था ज्यादातर जो है साउथ इंडियन न्यूज़पेपर्स पे था, आपने देखा होगा। तो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है, जैसे उन्होंने भी जिक्र किया था, कि भाषाई अखबारों का फैलाव हुआ एक क्रांति है। हिंदी सबसे बड़ा है उसमें, तो हिंदी पे जोर कम है। मैं खुद हिंदी भाषी हूं, तो मेरी इच्छा थी कि उसकी बात की जाए, उसके अंदर क्या हो रहा है उसे देखा जाए। पीएचडी के बाद जो किताब आई थी हिंदी में समाचार, उसे मैंने देखा था। उससे आगे बढ़ के जब मैंने किताब लिखी, 2009 में मैंने अपनी थीसिस पूरी की थी और 2013 में मेरी पहली किताब आई थी। उसके बाद से बदलाव बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे। जैसे चैनल तो 24/7 जो थे वो 2000 के करीब आ गए थे, आज तक वगैरह 2031 दिसंबर को आया। ऑनलाइन देखेंगे पिछले दशक में 2010 के बाद जितना विस्तार हुआ है वो नहीं था। तो मानचित्र मैंने न सिर्फ प्रिंट बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब टेलीविजन और ऑनलाइन जो है उसे मैंने देखने की कोशिश की, इसलिए कि मानचित्र जैसा मुझे लगा खींचना चाहिए। और एक बात और है, जब मैं कह रहा हूँ मीडिया, तब जब देखेंगे तो मीडिया इंडस्ट्री की जब बात होती है, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है, जिसमें फिल्म बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है। तो एक चैप्टर मैंने उसमें क्षेत्रीय सिनेमाओं का जो उभार हुआ है पिछले 10 सालों में कह लीजिए, तो मैथिली सिनेमा के परिप्रेक्ष्य में मैं देखने की कोशिश की। तो इसको अगर पहले सवाल को समअप किया जाए तो जितना फैलाव है, जितना विस्तार मीडिया इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है, उस तरह से मीडिया पर एक आलोचनात्मक, एक विश्लेषणात्मक विमर्श नहीं दिख रहा है। मुझे लगा इस पे काम करना चाहिए। इस किताब में की बात की जाए तो कुल किताब में 3 खंड है। पहला प्रिंट है, दूसरा ऑनलाइन है, उसके बाद टीवी सिनेमा है और सबसे इंटरेस्टिंग भूमिका है। भूमिका उसी को देखकर जीते हैं, गालिब का शेर है। पर ये भूमिका पढ़ते पढ़ते आपको पूरी किताब पढ़ने की रुचि जागृत होती है कि पूरी किताब खत्म की जाए, इसको बीच में छोड़ी नहीं जा सकती है।
भूमिका ही वो पृष्ठभूमि तैयार कर देता है कि पूरी किताब को देखी जाए। मेरा चूंकि मैं भी प्रिंट पे अखबारों पे ही पीएचडी किया हूँ, मेरा भी वही टॉपिक था क्योंकि मैं जेंडर पर्सपेक्टिव को देख रहा था। इस किताब में मेरा जो सबसे प्रिय ये है डिजिटल फर्स्ट, क्योंकि जिस दौर में मैं भी पीएचडी लिख रहा था, सिनॉप्सिस पास हुआ लिखने का, उस समय अचानक से ऑनलाइन जर्नलिज्म सामने आया। ऑनलाइन जर्नलिज्म वेबसाइट्स के थ्रू आया, पहले चैनल्स भी कर रहे थे, लेकिन चैनल्स जो हैं वो उनका कंटेंट जो है उसमें कुछ नयापन नहीं था, जिसको आपने इस किताब में एड्रेस भी किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद जो है उसमें नए तरीके से, जैसे वायर सामने आया, स्क्रॉल सामने आया, क्विंट है, आईचॉक है, इन लोगों ने पॉलिटिकल खबरों के साथ साथ सोशल खबरों को भी काफी जगह दी, सोशल कल्चरल खबरों को भी काफी जगह दी और काफी लोगों ने उसको पसंद किया। तो चैनल्स और पेपर के जो स्थापित ऑनलाइन जर्नलिज्म था, वो इस नएपन को क्यों नहीं पकड़ पा रहे थे, या फिर वहां इस तरह की क्या दिक्कतें थी जो वो नया ट्रेंड सेट नहीं करना चाह रहे थे खबरों की दुनिया में। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने लिखा भी कि एक जगह आप जो है एज अ कंटेंट इसमें काम भी कर रहे हैं। जी, तो देखिए, कोई भी माध्यम, मैंने ये भी जिक्र किया किताब में, कोई भी माध्यम जो है खबर बरतने पेज जो है 12 ला पन्ना, संपादकीय पेज और स्पोर्ट्स का पन्ना, मनोरंजन। लेकिन टेलीविजन को देखेंगे आप तो एक उसके पास स्क्रीन है, आप जानते हैं। तो टेलीविजन के साथ एक विशेषता कह लीजिए, एक समस्या कह लीजिए, उसे उसी फ्रेम में उसी एक स्क्रीन पे दिखाना है। और चूंकि माध्यम चीजें, कई बार बजट की खबरें होती हैं तो अखबारों में उसका विश्लेषण बहुत ज्यादा होता है, टेलीविजन पे उसकी सीमा है, जो बोर्डम की तरफ जाता है वो उस तरह से नहीं हो पाता है, नहीं देख पाते हैं। इसी तरह से कहा जाए, ऑनलाइन जब आता है, आपने डिजिटल फर्स्ट की बात की, मुझे याद आया जब मैं इंटरनेट फर्स्ट न्यूज रूम के अंदर वहां पे यूरोप में, तो ऑनलाइन में जो है बहुत स्पेस है, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा स्पेस है, वहां पे आप प्रयोग भी कर सकते हैं, नई चीजों को लेके भी आ सकते हैं, नई ढंग से चीजों को क्या खूबसूरत ढंग से उन्होंने जो है ऑनलाइन उसको डिस्क्राइब किया है। कल ही के न्यूयॉर्क टाइम्स आपने देखा होगा, मिनिएचर्स की पेंटिंग को लेके सारा कुछ लेके, ये अब अखबारों में नहीं कर पाएंगे, ये चीज आप टेलीविजन पे नहीं कर पाएंगे। तो कौन क्यों नहीं कर पा रहे थे वो, लेकिन मुझे लगता है कन्वर्जेंस जब आएगा चीजों को, जैसे आप जिसको आप डिजिटल मीडिया कहते हैं, मल्टीमीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहां पे पॉडकास्ट भी है, वहां पे आप वीडियो भी डाल सकते हैं और खबरों को भी आप परोस सकते हैं। तो उस तरफ चीजें बढ़ेंगी, तो मुझे लग रहा है उम्मीद रखनी चाहिए जो बदलाव आएगा, और ये चीज टेलीविजन जैसे माध्यम के लिए एक चुनौती भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने भी देखा, क्योंकि मैं भी बराबर, आप भी लिखते रहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मैं भी लिखता रहता हूँ। मैंने ये महसूस किया कि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिन चीजों को स्पेस नहीं दे रहा था, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एक नए तरीके से स्पेस दिया और उस पर अच्छी खासी बातचीत हुई। हाँ, ये है कि उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो अनट्रेन्ड जर्नलिस्ट हैं, जिनको बस लिखने की क्षमता है, जो लिखना चाहते हैं। सिटीजन जर्नलिज्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एक अच्छे तरीके से स्पेस दिया है, और वहाँ नई चीजें देखने को मिल रही है। अगर हम उसको वुमेन इश्यूज पे ही एक जगह सेंटर्ड करें, तो बहुत सारी मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है, मेंस्ट्रुएशंस पे बात हो रही है, जिसपे पहले के न्यूज़पेपर में लगभग बात नहीं होती थी। तो ये एक नया बदलाव डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो के आने से, इमर्ज होने से हुआ। उम्मीद, सही बात है कि हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि जो एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है मीडिया के, वो भी इस बदलाव की प्रक्रिया में शामिल होंगे, और जो स्थापित बात है कि लोकतंत्र, मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा पिलर है, वो धीरे धीरे और अधिक डेमोक्रेटिक होगा। उसके बाद आपका जो चैप्टर है राष्ट्रवाद और टीवी न्यूज, हम सब लोग इस दौर में महसूस कर रहे हैं कि न्यूज का जो पूरा एरिया है वो कभी कभी लगता है कि सोशल मीडिया से डिफाइन हो रहा है,
कभी कभी लग रहा है कि गवर्नमेंट कंट्रोलिंग हो रहा है। जो सारे प्राइवेट चैनल्स आए थे वो सरकारी चैनल को भूकू बताते हुए आए थे कि ये भूकू है और हम एक नए तरह की न्यूज आपको दे रहे हैं। लेकिन वहां भी अब जो है लगभग लगभग लग रहा है कि अधिकांश चैनल जो है सरकारी बातों को ही अधिक प्रमोट कर रहे हैं। आपने अपनी बातचीत में ये भी कहा कि इंटरटेनमेंट का जो पूरी दुनिया है, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सीरियल या सिनेमा में भी एक तरीके से राष्ट्रवाद का उभार है। हमारे सामने अभी जो सिनेमा सामने आ रहा है उसमें भी राष्ट्रवाद का एक जबरदस्त उभार है, और वो इतिहास को नए तरीके से रचने की कोशिश भी कर रहा है, जिसको लेकर नवभारत टाइम्स पे अविनाश दास ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था कि राष्ट्रवाद एक अच्छी बात है आपके परिप्रेक्ष्य में, लेकिन राष्ट्रवाद में जो आप इतिहास गढ़ रहे हैं, जैसे केसरी में रचा गया, परमाणु फिल्म में दिखाया गया, तो आप एक इतिहास को झुठलाते हुए नया इतिहास भी रच रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले क्राउन देख रहा था, एलिजाबेथ की जो पूरी डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, उसमें माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन और नेहरू के प्रसंग का भी जिक्र है और 10 मिनट उस पर गुजरता है, जबकि ऐतिहासिक रूप से वो गलत है। लेडी माउंटबेटन और नेहरू के बीच में पढ़ाई के दौरान कोई ऐसा संबंध नहीं था, ना ही पॉलिटिकल रूप से था। तो इंटरटेनमेंट जिस तरह का राष्ट्रवाद रच रहा है, गलत राष्ट्रवाद रच रहा है, उसको लेके आप क्या महसूस करते हैं कि आपने जो सिनेमा की जो बात की, वहां पे जो एक लाइसेंस लेते हैं निर्देशक या रचनाकार, और जो खबर की दुनिया है उसमें मैं फर्क महसूस करता हूँ। मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं कि क्या जरूरी है कि हर किसी को मिले एक सा जवाब, आओ करे सैर कोहे तूर की। मतलब जब पद्मावत है, हमारा डिफरेंस होगा जिस तरह से पोर्टल है वहां पे कैरेक्टर्स के, लेकिन जब वो नई तरीके से लेके चीजें आ रहे हैं तो उनकी स्वतंत्रता है, वो इंटरटेनमेंट फॉर्म है खुद को कहते हैं तो। लेकिन जब समाचार जगत की बात करेंगे तो वो फैक्ट बेस्ड है, वो फैक्चुअल होना चाहिए, वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए हमें। वहां पे वो अंतर है। सिनेमा में राष्ट्रवाद उड़ी हो या और कोई फिल्म में आए तो जिस रूप में आया अंततः मनोरंजन के रूप में होगा, और हम आप जो है स्वतंत्र है उसको एनालिसिस करने के लिए, नकारने के लिए या पसंद नहीं करने के लिए। लेकिन खबरों का जो मामला है वहां पे अगर आप तथ्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर सत्य तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अल्टीमेटली सारे चैनल, सारे अखबारों का जोड़ जो होता है जो है ना, लेट द ट्रुथ प्रिवेल, या हम सच की बात करते हैं वहीं पहुंचते, वहीं तक ये कहते हैं। कोई ये नहीं कहते हम झूठ दिखा रहे हैं और से हम झूठ तक ही पहुंचेंगे। मनोरंजन के साथ अगर मिक्स करेंगे आप इन चीजों को तो फिर खबर की बुनियाद ही खत्म हो जाती है। और फिर जो मैंने किताब में भी सवाल उठाया तो आपके वैधता पे, लेजिटिमेसी पे ही सवाल खड़े करते हैं, मुझे ये लग रहा है। आपका जो एक चैप्टर है जैसे हाँ बोलिए। जैसे पुरानी बात है, हाँ पुरानी बात है, हर मीडिया के पहले स्टूडेंट को बताया जाता है कि फैक्ट्स आर सेक्रेड। अब उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप। सिनेमा में चूंकि फिक्शन का जोड़ है तो आप फैक्ट को फिक्शन के साथ मिला के नई चीज नए रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। देखेंगे आप सत्यजीत रे भी जब शतरंज के खिलाड़ी बना रहे थे तो वो थोड़ा सा जो है उसको ट्विस्ट करते हैं। कोई भी ऐतिहासिक कृति हो या साहित्यिक कृति हो या उस दौर को, तो मैं सिनेमा बनाने वालों को थोड़ा लिबर्टी देता हूँ, लेकिन मैं ये लिबर्टी जो है जो न्यूज प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको नहीं देना चाहता। लेकिन ये भी एक बात है कि आज के दौर में सिनेमा ज्ञान भी रच रहा है और उससे एक पीढ़ी प्रभावित भी हो रही है। सिनेमा में जो दिखाया जा रहा है वो उसको पीढ़ी एक सत्य भी मान रही है और उसी के अनुसार चीजों को नैरेट भी कर रही है। पद्मावत पे मैंने जब लिखा तो कुछ आर्टिकल्स मेरे पास ऐसे भी आए जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को मुगल तक लोगों ने मान लिया। मैंने उसको लाख कहा कि अलाउद्दीन खिलजी मुगल नहीं था, कैसे कह रहे हैं, फिल्मों में तो मुगल दिखाया, मुगल की तरह दिखाया है। तो फिल्में जो है एक तरीके से प्रभावित भी कर रही हैं हमारे दिमाग को और रच रही है, युवा पीढ़ी है उसके बीच में एक नए तरह का सत्य रच रही है। इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। सही है, इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मेरी अपनी समझ जो है कि ऑब्वियसली आप प्रभावित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसी तरह फिर बिहेव करते हैं, उसी को आखिरी सच मानेंगे। एक दर्शक जो है और पाठक भी अपने कई चीजों को जो है परखता है। हाँ, जहाँ पे मीडिया लिटरेसी कम है, जिनको इतिहास का ही नहीं पता, मुगल सल्तनत का ही नहीं पता है, वो जब
आपको ब्रिटिश एरा के बारे के इतिहास की ही जानकारी नहीं है, तो वो चीजों को जिस रूप में दिखाएगा उस रूप में दिखेगा। लेकिन थोड़ी सी भी जो जानकारी है, वो मीडिया लिटरेट है, थोड़ी हिस्ट्री की जानकारी है, वो अपने कई चीजों को परखता है, फिर एनालाइज करता है। ऐसा नहीं कि आपने देखा या हमने देखा और उन चीज को मान लिया हमने। अगर वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो दिखा रहा है, रान चबाता हुआ है या पंखा झेल रही है पद्मावती, तो उस रूप में हम नहीं देखते हैं, वो फिक्शन के रूप में देखते हैं पर्दे पे, और हम फिर लौट के आ जाते हैं, फिर अपनी निजी जिंदगी में जो काम है उसमें लग जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ये करना चाहता हूँ, खबरों की जो दुनिया है वहां पे जो चीजें छप जाती है, अभी भी कहते छपा हुआ है, हमने देखा है, बीबीसी पे सुना था हमने, तो वो फर्क है यहाँ पे। आपकी बात से मैं मानता हूँ कि ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपकी चेतना को तो प्रभावित करता ही, आपके सराउंडिंग्स में जो चीजें घट रही हैं और जिसका निरूपण जिस रूप में हो रहा है, आर्ट हो या मीडिया हो या सिनेमा हो। आपका जो पहला चैप्टर है खुश खबर, ये हिंदी में समाचार में भी आपने इसको शामिल किया था, इसमें भी है। एक मेरा सवाल है कि खुश खबर का जो पूरा ट्रेंड प्रिंट मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक्सेप्ट किया है, क्या उस ट्रेंड में कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं, या फिर जितनी चीजें हम अभी वहां देख रहे हैं वो चीजें उस पर्सपेक्टिव में नहीं आ पा रही जिस पर्सपेक्टिव में आनी चाहिए? क्योंकि मैं भी उस खुश खबर के ही इसमें जो जितने फीचर लिख रहा हूँ प्रभात खबर में और जनसत्ता वगैरह में, पाठकों के रिस्पॉन्स बड़े अच्छे आते हैं कि मुझे इसको पढ़ के बहुत प्रेरणा मिली, मुझे भी इस तरीके से चीजें करनी चाहिए। इस तरह के रिस्पॉन्स मुझे मिलते हैं पाठकों के। तो इस खुश खबर का जो पूरा जो एक जाल है, उसको किस रूप में हम लोग देखें और समझें? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया है। खुश खबर जब मैं कहता हूं तो ऐसा नहीं है, आप पहले उल्टाएंगे, 80s की भी अखबारों को मैं देख रहा था, या जब दूरदर्शन शुरू हुआ, नवभारत टाइम्स वगैरह में एक कॉलम आता था दूरदर्शन को लेके, वहां पे भी मनोरंजन का पेज होता था, बॉलीवुड की खबरें आती थी, तो उनका पेज एक निर्धारित था कि संडे को सप्लीमेंट आएगा वहां होगा, या सैटरडे को एक स्पेस होगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद और उदारीकरण के बाद जो चीजें बदली, बाजार जब हावी हुआ, विज्ञापन से चीजें तय होने लगी, तो जोर उनका जो है इंफोटेनमेंट में पड़ा। इंफोटेनमेंट से मेरा मतलब है मनोरंजन प्रधान खबरें। आप देखेंगे उनके मास्ट हेड पे ही जो है वो बॉलीवुड की नायिकाएं या जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी तस्वीरें आने लगी। जो खबर, जो विज्ञापन अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, वही किसी न किसी रूप में खबर के रूप में हमारे पहले पन्ने पे आने लगी। तो क्रिकेट की दुनिया की खबरें हमारे जो कह लीजिए एंकर स्टोरी हो या डिस्प्ले पे आने लगी वो चीजें, तो मनोरंजन जगत की खबरें ज्यादा आने लगी। खुश खबर से मेरा मतलब ये है। अब जो नया ट्रेंड है, खुश खबर देने में कोई दिक्कत नहीं है, सब हर कोई नहीं चाहता हर वक्त निगेटिव ही देखना, चाहता है इससे उलझे, निजी जिंदगी में जो निगेटिविज्म है उससे उभर के कुछ अच्छी चीजें भी हमें सुनने को मिले, अच्छा चीज देखने को मिले, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। मुझे दिक्कत उस चीज से नहीं है। लेकिन जब आप दैनिक भास्कर जैसा अखबार जो है वो लिखता है कल नो निगेटिव न्यूज के साथ करें दिन की शुरुआत, कल ये खबर देख रहा था, बलात्कार की खबर थी, लेकिन उन्होंने लिखा था निगेटिव न्यूज। क्यों ये निगेटिव न्यूज कह के आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? तो वो सवाल मुझे लग रहा है। मुझे आपत्ति या दिक्कत नहीं है, हमें भी चाहिए, हम भी सिनेमा देखते हैं, आप भी सिनेमा देखते हैं, हमें भी जरूरत होती है, संडे है तो हम भी चाहेंगे बाहर जाएं, हम भी चाहेंगे मौज मस्ती करें, उसका स्पेस जिंदगी में निर्धारित होना चाहिए। ऐसा ना हो पिछले पन्ने की चीजें ऊपर पन्ने पे आ जाए, जिसकी शुरुआत बहुत पहले पंजाब केसरी ने किया था। इसके बारे में रोबिन जाफरी ने इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली में एक लेख भी लिखा था, आपको ध्यान होगा तो। इसमें एक चैप्टर है समाचार पत्रों की भाषा पे। आपने भी अपने पूरे पीएचडी रिसर्च में लंबे समय के अखबार को देखा है, मैंने भी 90 से 2010 के बीच के अखबार को देखा है, और अभी हम लोग सिटीजन जर्नलिज्म, वेबसाइट जर्नलिज्म में भी चीजों को देख रहे हैं। उस समय की पत्रकारिता की भाषा और अब की भाषा में काफी फर्क आया है। वो फर्क जो है, रीडिंग फ्रेंडली टर्म्स को लोग बराबर यूज करते हैं कि हमारा रीडर्स जो है इतने टफ वर्ड के साथ नहीं चलेगा, आप थोड़ा सा उसको हल्का कर दीजिए, उसमें क्लिष्ट शब्दों का उपयोग कम कीजिए, या एक शब्द से अगर 2-3 मायने निकलते हैं तो उसका उपयोग कम कीजिए। यही चीज जो है खबर आर्टिकल लिखने की शब्द सीमा पे भी हुआ है। इससे हम भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं कि 800 और 1000 शब्दों में बहुत सारी चीजें नहीं समेटी जा सकती जब आप किसी चीज पे लिख रहे होते हैं।
तो शब्द सीमा जो बंदी है अखबारों पे लिखने की और भाषा में जो बदलाव आया है, इस पूरे इस चैलेंज को लेते हुए किस तरीके से आप इस चैलेंज को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि अखबारों में नया चैलेंज जो क्रिएट किया है राइटर्स के सामने और जर्नलिस्टों के सामने? भाषा जो है, भाषा आप जानते एक प्रोसेस इवॉल्व होती है, स्थिर तो रहेगी ना, स्थिर होनी भी नहीं चाहिए भाषा का। भाषा के बढ़तने का अंदाज हर वर्ग हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। लेकिन जब अखबार वगैरह आप निकालते हैं तो स्टाइल सीट के तहत निकालते हैं, तो उन मानकों को कुछ ध्यान रखना होता है आपको। हाँ, भाषा पत्रकारिता की भाषा हम जब लिखते हैं तो आप जानते हैं इसे पढ़ने वाला एक गृहिणी महिला जो बहुत पढ़ी लिखी ना हो, एक रिक्शा चालक भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है। तो भाषा ऐसी हो जो वहां तक पहुंचे, जो सामान्य जन संचार की जिसे भाषा कहते हैं। अकादमिक पेपर जब आप लिखते हैं या मैं लिखता हूं तो उसके टारगेट ऑडियंस कुछ अलग होते हैं। अखबारों का लेखन मुझे लगता है हर वक्त मैं खुद सोचता हूं जब लिख रहा हूं तो ये शब्द क्यों लिखूं, अगर डिक्शनरी ही ढूंढना पड़ जाए और हमारे लिखे से लोगों का ध्यान भटक जाए। बहुत टाइम स्पैन, उनका अटेंशन स्पैन जो है बहुत कम होता है। बहुत सारी चीजें हैं, आपको उनको जो कैच करना है उनके अटेंशन को, तो भाषा सहज हो, उनको कोई ऐसा ना लगे कोई शब्द। अब जब मैं बात कर रहा हूँ खासतौर पर मुझे अंग्रेजी का ध्यान आता है। जो फर्स्ट जनरेशन का रीडर है हिंदी में, हिंदी अखबारों का प्रसार बढ़ने का एक कारण ये भी है जो फर्स्ट जनरेशन रीडर्स आ रहे हैं, जिनके पास अंग्रेजी तक नहीं पहुंच है, वो अंग्रेजी के शब्दों को लेकर भटक जाएंगे, कैसे समझेंगे वो, बार बार डिक्शनरी की तरफ नहीं बढ़ेंगे वो। तो ये प्रभाष जोशी से जब मेरी बात हुई थी, जब वो थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। क्या कहते हैं, हमने ना जहाँ पे अंग्रेजी हम जब बात करते हैं और अंग्रेजी इतना घुल मिल गया है हमारे में, पढ़े में हम अंग्रेजी ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ सोशल साइंस की चीजें अंग्रेजी में ही है, पॉलिटिकल चीजें अंग्रेजी में आती थी, सारे प्रेस रिलीज अंग्रेजी में ही मिनिस्ट्री से आते थे, तो हमारे दिमाग में वो चीजें चलती थी। लेकिन हम कोशिश ये करते थे कि लोक से उस भाषा को लें, लोक में ये शब्द को कैसे बरतता है, तो हमने लोक की भाषाओं को लेने की कोशिश की। तो प्रभाष जोशी एक अलग तरह से भाषा लेके आए जनसत्ता की, और कहते थे मुझे जो जनसत्ता की भाषा के डेफिनेट असर आप उसके बाद की पत्रकारिता पे देखें जो रही है। तो ये है, भाषा को लेके एक जो ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारे यहाँ कम है। जो भाषा, पहला काम भाषा के एक्सप्रेस करने का होना चाहिए, ना कि इम्प्रेस करने का। हम लोग के साथ दिक्कत ये हो जाती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हम चाहते हैं कि हम अपने पाठक को इम्प्रेस पहले करें, खुद को एक्सप्रेस बाद में करें। जोर जो है एक्सप्रेस करने पे होना चाहिए, ना कि इम्प्रेस करने पे। और ये अखबारों के साथ भी आप हेडलाइंस ऐसा लगाएं कैची तो हो, लेकिन एक्सप्रेस भी तो करे। हाँ, आपने देखा होगा, मैंने किताब में जिक्र किया है, अब एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा होने लगा था 2004-5 में, मैंने देखा जी लालू की रेल ने तोड़ा सेफ्टी का रेड सिग्नल, गड्डी जान दी है छलांगा मार दी कदी डिग न जाए, ये रेलवे बजट को लेके हो, ये वही जो राम रचि रखा, राम को कोट अनकोट कर दिया, रामविलास शर्मा से ताल्लुक रखता था। ऐसे कई उदाहरण जो हैं अभी भी ये हैं, जो हेडलाइंस में ही अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल की पहल हुई। थोड़ी देर को तो कह लीजिए जो हमें लगेगा कि यार कुछ नया है, लेकिन बहुत दूर और बहुत देर तक ये टिक नहीं पाएगा। और एक हिंदी अखबारों का जो प्रसार है, तो हिंदी अखबारों के पास जो रिसोर्सेस है, मुझे हर वक्त लगता है कि उसके पास एक कैपेबिलिटी है, उसके पास एक क्षमता है कि समाज शास्त्र की या कह लीजिए सोशल साइंसेस की भाषा विकसित कर पाए। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी लगता है, जब मैं लिखता हूँ तो भटकता हूँ, हमारे पास शब्द नहीं है। एक उस पर भी जोर दिया जा सकता है। एक दौर में लोगों ने किया, जब शब्द बनाया, बहुत तरह शब्द थे, दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो या बहुत तरह के ऐसे शब्द थे, तो इस पे कम काम हो रहा है। मुझे लग रहा है इस तरफ भी अखबार के संपादकों का ध्यान जाना चाहिए। बिल्कुल, ये दिक्कत मैं इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि पीएचडी की राइटिंग भी चल रही थी, न्यूज़पेपर की राइटिंग भी चल रही थी, वेबसाइट राइटिंग भी चल रही थी, सबों की भाषा बड़ी अलग-अलग थी। अभी एकेडमिक राइटिंग थोड़ा कम है, न्यूज़पेपर और वेबसाइट राइटिंग अधिक है। तो जितने भी जूनियर्स मेरे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, वो बार-बार कहते हैं कि आपकी भाषा पहले से बहुत अच्छी हो गई। बल्कि पहले भी मेरी भाषा बुरी नहीं थी, वो एकेडमिक अधिक थी और वो उन लोगों तक कम्युनिकेट नहीं हो रही थी। भाषा का एक दायित्व ये भी है कि वो पाठकों को और अधिक अच्छी चीजें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पर अभी की जो राइटिंग चल रही है न्यूज़पेपर में या वेबसाइटों में, वो इतनी सरल और सहज है कि वो समझ में तो आपको जरूर आ जाती है, लेकिन वो आपको प्रोवोक नहीं करती है कुछ नया भी पढ़ने के लिए, कुछ नया लिटरेचर पढ़ने के लिए, कि अगर ये भाषा इस तरह की है तो हम एक नया साहित्य भी पढ़ें, ये इस तरह का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं आपको ये कमी लगती है कि अभी जो अखबारों की भाषा है वो सहज है, सुलभ है, पाठगम्य है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है साहित्य की तरफ हमको आगे प्रेरित नहीं कर रही है, वो एक जगह लिमिटेड कर रही है। ठीक कह रहे हैं आप। एक तरह से डिस्कोर्स की जो भाषा होनी चाहिए, विमर्श की, वो संपादकीय पेजों पे जो दिखना चाहिए उसमें कमी आई है। जो खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति होती थी, आपने कुछ लिखा, फिर आपके काउंटर में कुछ चीजें आती हैं, कुछ नया तरह की बातें। इसलिए देखेंगे आप जो हिंदी अखबारों में अर्थशास्त्र पे या पर्यावरण पे या विज्ञान विषयक लेखन बहुत कम है या नहीं के बराबर दिखेगा। गुणाकर मूल्य एक दौर में लिखते थे, एक दौर में मैंने देखा आनंद प्रधान जो है वो आर्थिक विषयों पे लिखते थे, या कमल नयन काबरा लिखते थे, या समाज शास्त्र पे प्रोफेसर आनंद कुमार के कुछ बहुत पुराने लेख मैंने देखे थे। अब नहीं है। तो मैंने जब बात किया तो जैसे प्रोफेसर आनंद कुमार का जिक्र आया तो उनसे बात, उन्होंने कहा कि एक दौर में जब नवभारत टाइम्स के एडिटर जब थे तो उनके दौर में वो उनको बुलाते थे, कहते थे आप लिखिए हमारे लिए। एस सी दुबे की भी लेख आते थे। मैंने खुद देखा कि जनार्दन ठाकुर वगैरह के लेख भी 86 वगैरह में आते थे नवभारत टाइम्स में, माथुर जब संपादक थे तब। लेकिन आज के संपादकों का जोर जो है विभिन्न जो हमारे डिसिप्लिन के जो विभिन्न स्ट्रीम्स हैं सोशल साइंस में या साइंस में, उनको प्रेरित करना या उनको बुला के लिखवाना या जोड़ना, वो नहीं दिख रहा, वो पहल नहीं दिख रही। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये पहल जरूरी है, क्योंकि अब रिसोर्सेज भी है, आप कर सकते हैं, आप बुला सकते हैं, उनसे लिखवा सकते हैं। हिंदी अखबारों का प्रसार बहुत है, उनका बिजनेस मॉडल बहुत आगे जा चुका है। दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो या अमर उजाला हो या पत्रिका हो, इनके पास रिसोर्सेज की कमी तो मुझे नहीं लगती है। नवभारत टाइम्स की ही बात करें तो, लेकिन पहले जैसा कि विजनरी जो संपादक है वो नहीं है जो जोड़ पाए लोगों को, विभिन्न स्ट्रीम्स के लोगों को। आपके किताब का अंतिम जो अध्याय है वो सिनेमा पे है और उसमें खासकर क्षेत्रीय सिनेमा का जिक्र किया गया है। मैथिली सिनेमा की उस पर विशेष बातचीत है जो मैथिली भाषी होने के कारण मेरा सबसे प्रिय चैप्टर रहा, उसको पढ़ने मुझे बहुत मजा भी आया। चैप्टर में आपने मैथिली सिनेमा की जो स्थिति है, उसके जो सरोकार हैं, उस पर काफी अच्छी चर्चा रखी है। इस बात का भी स्कोप उसमें है कि न्यू प्लेटफॉर्म जो ओटीटी के आए हैं वहां मैथिली सिनेमा को लेके क्या क्या चुनौती है। हम लोग जैसे जो बाहर निकल गए, मुंबई दिल्ली में है, हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है मैथिली भाषा, मैथिली साहित्य या मैथिली सिनेमा को लेके। हम लोग चूंकि हम लोग भी एक कंफर्ट जोन में है, मेट्रो में चल रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो, कोई मैथिली में बात कर रहा था, थोड़े फैसिनेट होते हैं कि हम भी मैथिली में उससे बात कर ले। लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो हम उसको प्रमोट नहीं कर पाते हैं, हम उसके लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। प्रमोट करने का तो एक जरिया ये है, क्योंकि हम आप मीडिया कर्मी हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में लिखें, बात लोगों तक पहुंचोगी। आपको आश्चर्य होगा, लोगों को मैथिली फिल्म के बारे में छोड़िए, मैथिली भाषा भी, बिहारी भाषा की बात है, आप दिल्ली वगैरह में कई लोगों से आपने सुना होगा, मैथिली भाषा के बारे में लोगों को पता नहीं, सिनेमा तो दूर की बात है। तो एक तो प्रचार प्रसार का अभाव है, लिखने पढ़ने वाले जो हैं वो लिखते नहीं हैं, हम आप भी हिंदी में ही लिखते हैं। तो हम आपकी एक जिम्मेदारी तो ये है कि उसके बारे में हम लिखें। मैथिली सिनेमा का इतिहास जो है, जैसा कि मैंने लिखा और आप जानते हैं बेहतर कि 65 से अगर शुरू करें तो 65 मोर देन 55 ईयर्स हो गया है, 55 साल से ज्यादा। कुछ ही फिल्में बनी है, 100-200 ही होगी, लेकिन है तो इतिहास के बारे में बात तो हो। और यही हुआ कि कन्यादान मैंने देखने की कोशिश की, और मैंने जिक्र भी किया है, प्रोफेसर वीरभद्र तलवार से इस फिल्म को लेकर बात हुई, मेरी मां से बात हुई थी, जिन्होंने 70s में फिल्म देखी थी, लेकिन फिल्म अब नहीं है। मैंने एफटीआई भी कांटेक्ट किया, वहां पे आर्काइव में भी कांटेक्ट किया, उनका हमारे पास ये फिल्म नहीं है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि फिल्म किसी के पास हो, किसी के पास कोई निगेटिव सो रील बचे हुए हो तो उसे रिट्रीव किया जाए, उसे लाया जाए, क्योंकि सिनेमा हमारे स्मृतियों को संचित रखने का एक कोष जैसा है, हम उससे वंचित हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने लिखा, और आप जानते हैं फणीश्वरनाथ रेणु उसके डायलॉग लिख रहे थे उस फिल्म में, हम आप जानते हैं, तीसरी कसम से ही जानते हैं उनको, लेकिन मैथिली में वो लिख रहे थे, वो कैसा क्या लिख रहे थे, वो देखने की चीज होगी हमारे लिए।
ये जो क्षेत्रीय सिनेमा की समस्या है, मेरे वर्धा के एक मित्र हैं अजय सकलानी, वो हिमाचल से है। उनकी एक फिल्म भी उन्होंने हिमाचल भाषा में साझ करके बनाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस फिल्म को काफी प्रोत्साहित भी किया गया। लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं की जो अपनी एक समस्या है, वो केवल मैथिली भाषा के साथ ही नहीं, अन्य भाषाओं के साथ भी वैसे ही है। वो कहते हैं कि हिमाचल में भी काफी वीडियो सॉन्ग आते हैं जो भोजपुरी से ज्यादा अश्लील हैं, लेकिन जब हम हिमाचली भाषा में एक अच्छी सिनेमा सामने प्रोड्यूस करते हैं तो उसको उसके दर्शक नहीं मिलते हैं। तो वो क्षेत्रीय इसमें भाषा आपको रोकना, इसमें मैं आपसे थोड़ा सा असहमति व्यक्त करूंगा। है भारत में जो संविधान के द्वारा स्वीकृति, शायद मैं गलत नहीं हूं, 21 भाषा है या 21 भाषा है। मैथिली भी संविधान से स्वीकृत भाषा है। मैथिली के पास बहुत अच्छा लिटरेचर है, मैथिली के पास एक इतिहास है, हजार साल का तो उसका साहित्य का इतिहास है। जब वर्ण रत्नाकर, ज्योतिषा ठाकुर लिखते हैं, फिर विद्यापति आते हैं 14th सेंचुरी वगैरह में, और बदस्तूर कायम है। इवन नागार्जुन या राजकमल चौधरी, हरिमोहन झा वगैरह ने लिखा, और आज भी लोग लिख रहे हैं। जीवकांत वगैरह की कविता देखिए, या यंग राइटर्स भी लिख रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि हिमाचल प्रदेश की साहित्य की परंपरा उतनी ज्यादा है। इसलिए कहना चाह रहा था मैं कि जो ये चीजें आपको मलयालम फिल्मों में नहीं दिखेगी, ये मराठी में नहीं दिखेगी। क्यों? उनके साथ एक परंपरा रही है साहित्य की, संस्कृति की। मेरा सवाल यह है कि मैथिली के साथ एक साहित्य की सांस्कृतिक परंपरा है, क्या कारण है जो सिनेमा में ये चीजें नहीं दिख रही है? एक सवाल मैंने उठाया है, क्या इसकी एक वजह ये तो नहीं कि एक तथाकथित जो एक सवर्णों की भाषा होकर रह गई है, और बहुत ही मैं पिन पॉइंटेड होकर बोलूं तो ब्राह्मणों की भाषा होकर रह गई। जब आप दर्शक ही तैयार नहीं करेंगे, पाठक ही तैयार नहीं करेंगे, उनके जीवन की चीजों को लेके ही नहीं आएंगे, तो कोई क्यों जाएगा देखने के लिए? बाकायदा जब वो मैथिली संविधान की सूची में शामिल हुई थी, तब कुछ लोगों का कहना था कि चूंकि ये ब्राह्मणों की भी बोली जाने वाली भाषा है और सत्ता में उन लोगों का वर्चस्व अधिक है, इसलिए बड़े आसानी से आप लोगों की भाषा शामिल भी हो गई है। ये कमेंट था एक आदमी का। नहीं तो ठीक है, आप जान रहे सत्ता तो एप्रोप्रिएट करने की कोशिश करता ही है। आप जानते हैं मिथिलांचल का अगर राजनीति देखें तो उनका जो रुझान है हिंदुत्ववादी राजनीतिक शक्तियों के प्रति है। आज इस रिजल्ट में भी दिख रहा है, इस चुनाव में भी। भले वहां से भोगेंद्र झा हो किसी दौर में, या और लेफ्ट के लीडर वहां से निकले हों, चतुरानंद मिश्र जैसे, लेकिन अब जो है राजनीति देखेंगे आप, इस बार की भी है तो बहुत बड़ा जो मिथिला का जो रीजन है, दरभंगा मधुबनी का मेनली, तो वहां पे जो राजनीति हो, अकादमिक दुनिया हो या मीडिया की बात हो, तो वर्चस्व उनका दिखता है। तो एक व्यक्तिगत मुझे लगता है इस पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक ही कारण यही नहीं है, बहुत सारे कारण है। सिनेमा जो है टेक्नोलॉजी, बड़ी पूंजी, दर्शक बल के अलावा इन चीजों की भी मांग करता है, और फिर एक्सपर्टीज की भी मांग करता है। हो सकता है अभी गामक घर फिल्म को लेके मैंने उसमें लिखा भी है फिल्म, और लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म की चर्चा हुई है। हो सकता है कोई इन्हीं में से उभरे और उसे स्थापित करें राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। एक 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 चेतन तहमाने की जरूरत है, एक सज्जित रे की जरूरत है उसे उस पटल पे लाने के लिए। हो सकता है आने वाले वर्षों में हो, और इसमें मैंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स की बड़ी भूमिका है। उनके पास वो स्पेस है जो नए प्रयोग को, नई प्रतिभाओं को मौका दें। यहाँ तक जब मिथिला मखाना रिलीज हुई थी और उसका प्रमोशन चल रहा था सोशल मीडिया पे, तो मैंने क्रांति संभव से पूछा भी था क्या ये संभव है कि हम लोग यूट्यूब पे सारे मैथिली सिनेमा को ला सके। उन्होंने कहा था कि मैं इस प्रयास में हूँ कि चूंकि सारी अधिकतर उसमें जो कॉपीराइट फ्री हो गई हैं, उसको किसी तरीके से यूट्यूब पे लाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग उसको देख सकें। वो जितना जल्दी हो सके अधिक पाठकों तक हम लोग, फिर दर्शकों तक पहुंच पाएगा मैथिली सिनेमा। बहरहाल अब हम लोग बातचीत के अंतिम पड़ाव पे हैं। इस किताब पे मेरी प्रतिक्रिया ये है, पूरी किताब जब मैं पढ़ रहा था, खासकर जो भूमिका पढ़ रहा था, श्याम बेनेगल की जो पहली फिल्म है अंकुर, उसका एक दृश्य है कि अंत में बच्चा जो है वो ढेला उठाता है और बड़े गुस्से के साथ जमींदार के घर पे फेंकता है। तो ऐसा लगा कि अरविंद दास जो है मीडिया में रहते हुए, मीडिया को समझते हुए, मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं कि तुम ऐसे हो तो ऐसे क्यों हो, तुम तो लोकतंत्र के चौथे खंभे हो, तुमको और अधिक लोकतांत्रिक होने की जरूरत है। ये बार बार मुझे लग रहा था कि आप मीडिया में रहते हुए, मीडिया एक कर्मी होते हुए मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं, और जो सवाल पूछ रहे हैं उनको केवल
तथ्यों के साथ रख भी रहे हैं कि सवाल हैं, सवालों के तथ्य ये हैं और आपको इसके जवाब खोजने होंगे, तभी हम मीडिया को और अधिक डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक कर सकेंगे। ये इस किताब पे मेरी अपनी प्रतिक्रिया है। मैं कहूँगा कि कुछ इसमें, ज़ाहिर-सी बात है किताब सामने आ गई है, कुछ सुझाव भी इसको लेके ज़रूर आए होंगे। किताब को पढ़ते हुए कुछ बड़े-बड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जिसको एज़ अ रिसर्चर जो मीडिया रिसर्च कर रहा है, वो उन शब्दों के साथ बहुत फ्रेंडली होगा, तो वो समझ लेगा। पर जो मीडिया स्टूडेंट है, वो कई बार इन शब्दों के साथ जो है परेशान भी हो जाए। कुछ शब्दों के साथ आपने तुरंत उसको क्लियर भी किया है कि उससे क्या मतलब है, जैसे सर्विलांस कैपिटल है, उसके बाद सिविल डिस्कोर्स है। इन बड़े शब्दों का भी अगर नोट नीचे आ जाता, तो मीडिया स्टूडेंट्स को अधिक पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी किताब है, उनको वो पढ़नी चाहिए। खासकर पत्रकारिता के इतिहास, पत्रकारिता में भाषा के इतिहास और मौजूदा दौर में पत्रकारिता किस तरीके से काम कर रही है, उससे बतौर पत्रकार हम लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, उसका एक आईना तथ्यों के साथ प्रस्तुत करती है ये किताब। मुझे इस किताब को पढ़ने में बहुत मजा आया और मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को देखने वाले तमाम साथियों को, इस किताब को पढ़िए। बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी और मजा आएगा। मुझे मजा इसलिए भी अधिक आया क्योंकि कई रेफरेंस जो हैं इसमें, वो मेरे रैक पे रखे हुए हैं। एक रिसर्चर सबसे पहले वही करता है कि अगर रेफरेंस को सबसे पहले टटोलता है कि किस किस रेफरेंस का इस्तेमाल हुआ है और रेफरेंस पे जाके किताबों को चेक करता है। तो मैंने इस किताब को पढ़ते हुए रेफरेंस भी चेक किया और मुझे बहुत मजा आया इस किताब को पढ़ने में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपने इतनी बारीकी से चीजों को देखा और रेखांकित किया है, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपके रिसर्च के लिए और आपकी पत्रकारिता के लिए। उम्मीद है कि जल्दी कोई नई किताब के साथ आप सामने आएंगे और हम लोग फिर उस पर बात। शुक्रिया 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 प्रशांत।